तो वहां पे जब मैं गया तो जबरदस्त सेमिनार हुआ, 3 घंटे का सेमिनार था, बहुत अच्छा माहौल था, लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, सेलिब्रेशन प्रोग्राम चल रहा था, आज भी छोटा मोटा होगा इधर। तो उस प्रोग्राम में जब पूरा सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया तो हम लोग हॉल के बाहर निकले। तो हॉल के बाहर निकल के एक सुधांशु बेहरा जी है मेरे टीम में, क्राउन एम्बेसडर, आज 4 लाख रुपया महीना कमाते हैं। तो बोले कि सर चलिए थोड़ा चाय वाय कुछ हो जाए। मैं बोला चलिए। तो उधर हम लोग गए, बगल में एक छोटा सा होटल था, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे हम लोग क्या देखे कि कुछ लोग 4-5 लोग इकट्ठा है और आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सब आईएमसी वाले, उसमें 2-3 आईएमसी का ऐसा टी-शर्ट पहने थे और 2-3 बिना टी-शर्ट वाले थे और झगड़ा कर रहे हैं। हम लोग भाई क्या हो गया? तो हम लोग वहाँ पास में गए। मैं बोला कि भाई क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग? तो बोले कि सर ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, ये मेरा दोस्त है, इसको मैं इस प्रोग्राम में लाने के लिए इसके घर पे गया, अपने मोटरसाइकिल में बैठाया, इसको रास्ते में नाश्ता भी कराया, इसको हॉल पे लेके आया, इसका 50 रुपए का टिकट मैं ही पैसा दे के खरीदा और इसको मीटिंग हॉल में बैठाया। और मीटिंग देखने के बाद बोलता है कि मैं आईएमसी करूंगा। क्या बोलता है? मैं आईएमसी। तो मैं बोला तो प्रॉब्लम कहां पे है भाई? तो बोलता है कि नहीं, बोलता है कि मैं आईएमसी करूंगा लेकिन तेरे साथ नहीं करूंगा। ये तो गड़बड़ वाला बात है। मैं बोला भाई क्या क्या चक्कर है? ये तुम्हारे घर पे गया, तुमको बाइक पे बिठाया, तुमको नाश्ता भी कराया, तुमको तेरा 50 रुपए का टिकट भी लिया, तुमको हॉल में भी बिठाया और पूरा बात समझने के बाद तुमने डिसीजन भी लिया कि मुझे आईएमसी करना है, लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई कि इसके साथ नहीं करना है? तो बोले कि सर ये जो प्रोग्राम चल रहा था ना, जबरदस्त प्रोग्राम हुआ, क्या गजब का आपका स्पीच था और क्या माहौल था, और मुझे लगा कि एक राइट प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, यहाँ से मेरी जिंदगी बदलेगी और मैं पूरा सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, लेकिन इस इंसान के साथ नहीं करना चाहता हूँ। इसके पीछे कारण ये था कि जब पूरा हॉल में ताली बज रहा था, पूरा हॉल एक्साइटेड था, ये जो मुझे लेके आया मेरा दोस्त ना, ये पूरे 3 घंटा में एक बार भी ताली नहीं बजाया। तो ऐसा मरा मुर्दा आदमी से मैं आईएमसी नहीं करने वाला हूं। तो क्या पता कोई इंसान जो आपके टीम का चेयरमैन बन सकता था, आपके एक्साइटमेंट नहीं होने के वजह से वो डिसीजन तो लेगा, लेकिन वो देखेगा सबसे ज्यादा ताली कौन बजा रहा है, सबसे ज्यादा हाथ कौन उठा रहा है, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किसके अंदर है। तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, है ना। तो नाम संजय साहू, रांची का रहने वाला हूं और आज ये IBM मैं जमशेदपुर में पहली बार करने जा रहा हूँ। इससे पहले एक बार किया था मैं, लेकिन वो जो मैं किया था वो बेद सर के साथ आया था मैं। उसमें कितने लोग आए थे बेद सर के साथ? अच्छा आप लोग थे। तो बेद सर के साथ जो मैं आया था उसमें मेरे टीम के लोग बहुत कम थे। तब जमशेदपुर में काम स्टार्ट नहीं हुआ, फिर मनोज जी स्टार्ट किए, शैलेश जी स्टार्ट किए, मुरारी जी स्टार्ट किए और भी कई लोग यहाँ पे स्टार्ट किए। अब धीरे धीरे टीम बनना चालू हो गया और आज मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो लोग हैं वो टीम एसएस के हैं। यस यस। अच्छा कितने लोग हैं जो पहली बार आईएमसी के सेमिनार में आए, पहली बार समझने के लिए आए? कितने लोग हैं? अच्छा ज्यादातर लोग आज हमारे गेस्ट हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे सारे गेस्ट के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। तो मेरे ख्याल से अभी तक में बहुत कुछ आपको आईएमसी के बारे में समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? क्या समझ में आ गया? कि एक आयुर्वेदिक कंपनी है जहां पे 2 चीजों के ऊपर बात होती है। पहला कि हमें अपना हेल्थ को ठीक करना है और दूसरा हमें अमीर बनना है कि नहीं? अब ये बताइए कि अगर कोई इंसान नौकरी में 20,000 रुपया कमाता है, कितना कमाता है? 20,000, या फिर वो कोई छोटा मोटा दुकान चलाता, कोई बिजनेस करता और वहां से 20,000 रुपया कमाता है और उसके जीवन में सपने पड़े हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, देश विदेश घूमना चाहता है, कार लेना चाहता है, बढ़िया आलीशान घर बनाना चाहता है और लाखों रुपया उसके अकाउंट में हो, ऐसा वो सोच रखता है, तो क्या वो 20,000 रुपये में पॉसिबल है सर? अब वो चाहता है कि मैं अपने 20,000 रुपए की इनकम को बढ़ा के 1 लाख रुपए में लेके जाऊं। क्या रास्ता है उसके पास? क्या वो इंसान जो नौकरी कर रहा है, एक नौकरी करते हुए दूसरा नौकरी कर सकता है? क्या वो दुकानदार जो सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक उस दुकान में बैठता है, क्या वो नौकरी कर सकता है? क्या एक और दुकान खोल के वहां भी बैठ सकता है? क्या उसके पास इतना पूंजी है? क्या उसके पास इतना समय है? तो एक आम आदमी
एक साधारण आदमी जो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया कमा रहा है और जीवन में अमीर बनना चाहता है, लेकिन वो बिजनेस और नौकरी में ऐसा फंसा हुआ है कि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहां से वो अपने इनकम को बढ़ा सके। यस सर नो? मानते हैं इस बात को? दोस्तों, आज से 5 साल पहले मेरी भी ऐसी जिंदगी थी। मैं भी एक छोटा मोटा नौकरी किया करता था, और उससे पहले अगर मैं जाऊं, आज बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, काफी देर हो चुका है, तो अगर इससे पहले मैं जाऊं तो मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब घर में हुआ था। शैलेश सर से 10 साल से मेरी जान पहचान है, वो मुझे बहुत अंदर तक जानते हैं, मेरे पूरे लाइफ को जानते हैं। तो मेरे पिताजी अखबार बेचा करते थे, मेरे दादाजी ईंट भट्टा में मजदूर थे, और हम 4 भाई बहन एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो मेरे पिताजी जो इनकम करते थे उससे हमारा घर चलता था। लेकिन जब मैं क्लास 9th में पहुंचा तो मेरे पिताजी को एक हेल्थ प्रॉब्लम आया, उनका पैर काम करना बंद कर दिया, माइनर पैरालिसिस का अटैक आया। और जब हम डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बोले अब ये काम नहीं कर सकते, इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। मैं क्लास 9 में पढ़ता था, घर का सबसे बड़ा मैं ही था, मेरे और 2 भाई और 1 बहन मेरे से वो लोग छोटे थे। और जो मुखिया घर का, जिसके इनकम से मेरा घर चलता था, अब वो बिस्तर पे आए तो इनकम हमारे घर का 0 हो गया और हम रोड पे आ गए। सिचुएशन बहुत खराब। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, कोई काम धंधा नहीं कर सकती थी, तो लोगों के घर में जाके छोटा मोटा काम खेत उत में करना चालू की। और ऐसे भी दिन आए कि कभी हम लोग खाए, कभी ब्रेड खा के सो गए। और उस समय मुझे समझ में आया कि लाइफ में फैमिली सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। और चूंकि मेरे पिताजी का इनकम इतना छोटा था कि वो कोई सेविंग नहीं कर पाए थे, वो कोई पैसिव इनकम नहीं कमाते थे कि उनके काम नहीं करने से भी हमारे घर में पैसा आता, क्योंकि वो एक एक्टिव इनकम कमा रहे थे। यानी काम पे जाते थे तो पैसा आता था, काम पे नहीं जाते थे तो पैसा नहीं आता था। तो आज हमारे देश में या हमारे बीच में आप लोग देखिए कि क्या हम एक्टिव इनकम कमा रहे हैं कि पैसिव इनकम। कोई भी नौकरी को, हम नौकरी में जा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, नौकरी पे नहीं जा रहे तो पैसा आएगा। दुकान को खोल रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कल दुकान बंद रखेंगे तो पैसा आएगा। किसान खेत में खेती कर रहा है तो पैसा आ रहा है, खेती काटने के बाद अगला फसल नहीं लगाए तो पैसा आएगा। दर्जी कपड़ा नहीं सिएगा तो पैसा आएगा, ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो पैसा आएगा। यानी कि इस दुनिया में जब तक हम काम करते रहते हैं तभी तक हमें पैसा आता है। जिस दिन हम काम करना छोड़ देते हैं उस दिन पैसा आना बंद हो जाता है। इसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। और आज हमारे देश में 99% लोग एक्टिव इनकम करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी बोले कि बुक के अंदर में लिखे हैं कि अगर कोई इंसान 10 लाख रुपया भी महीना एक्टिव इनकम कमाता है तो इंसान इस धरती पे गरीब है। उसका इनकम कभी भी 0 हो सकता है, कभी भी ब्रेक लग सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। तो हर आदमी को पैसिव इनकम कमाना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम हमें क्यों कमाना चाहिए। तो पिताजी जब बीमार हुए तो हम रोड पे आ गए और मैं भी कोई काम करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन कोई काम नहीं मिलने की वजह से वही पिताजी का साइकिल उठा के मैंने भी अखबार बेचने का काम किया और अपनी जिंदगी में 12 साल लोगों के घर पे अखबार फेंके। वही काम कर करके मैं मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद मेरी शादी हुई तो परिवार बड़े हुए, उस इनकम से घर नहीं चल पा रहा था, तो उस काम को, पेपर बेचने का काम को मेरे भाई को सौंप दिया और मैं एयरसेल कंपनी में जाके नौकरी ज्वाइन कर लिया। वो पहली मेरी नौकरी 8,228 रुपया मेरी सैलरी हुआ करती थी। और इतना बड़ा परिवार, रांची जैसा शहर में जहां पे हर चीज खरीदना है, 8,000 में घर नहीं चल पाता था। 2.5 साल नौकरी करने के बाद मुझे एक दिन वोडाफोन से ऑफर आया, मैं जाके वोडाफोन ज्वाइन किया और वोडाफोन में मेरी सैलरी जो तय हुई वो 13,500 रुपया। करीब 4 साल नौकरी करने के बाद एक दिन मैं और मेरी वाइफ बैठ के हम लोग हिसाब लगाए तो पता चला कि घर के खर्चे इतने थे। कभी कोई त्यौहार आ जाता था, कभी कोई इमरजेंसी आ जाता था, कभी कोई बीमार हो जाता था, कभी कुछ घर में गेस्ट आ जाते थे, कभी कुछ रिपेयरिंग कराना, कभी बाइक खराब हो गया, कभी घर में मिक्सी खराब हो गया। और ऐसे समय में जब कोई इमरजेंसी, कोई मजबूरी आती थी तो 2,000, 5,000, 10,000 हम दोस्तों से, रिश्तेदार और पड़ोसी से कर्ज लेते थे। तो जब बैठ के हिसाब लगाए तो हमारे ऊपर 2.5 लाख रुपया का कर्ज हो चुका था उस नौकरी को करते हुए। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या मेरी जिंदगी में आ चुकी थी, क्योंकि 13,500 से घर नहीं चलता था और नया 2.5 लाख रुपया का कर्जा हो चुका था। तो मैं सोचा कि अब क्या करूं, और उसी दरमियान मैं सोच ही रहा था कि कुछ और काम करूं, लेकिन उस नौकरी को करते हुए मेरे पास समय नहीं बचता था कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूं। और उसी समय मुझे, मैं शख्स नहीं, उनको शख्सियत बोलता हूं, एक महात्मा
जो आज मेरे ग्रेट अपलाइन है, मेरे गुरु है, महागुरु है, जिनके गाइडलाइन में मैं काम कर रहा हूं, उस इंसान से मेरी मुलाकात हुई और उनका नाम है मिस्टर मनोज कुमार से मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां उनके लिए। दोस्तों मुंगेर के रहने वाले हैं और रांची आए कुछ लोगों को आईएमसी बताने के लिए, और एक्सीडेंटली मेरी उनसे मुलाकात हो गई और मैं भी बैठ के आईएमसी समझ लिया। आईएमसी समझने के बाद उस समय जब वो आए थे रांची में, वो आईएमसी में गोल्ड स्टार थे, और अभी अमरेश सर बताए कि गोल्ड स्टार लगभग 20-25 हजार रुपए कमाता है। उनका जो चेक था 19,000 रुपए का था। 19,000 रुपए देख के मैं मोटिवेट नहीं हुआ, लेकिन वो उनके जो अपलाइन थे उनका वो कुछ चेक का जेरोक्स लेके आए थे और हमें दिखा रहे थे कि भाई ये देखो वेद प्रकाश ओझा जी है, जो इनका इनकम 2 लाख से ऊपर है, ये धर्मेंद्र चौधरी जी हैं, इनका इनकम 3 लाख से ऊपर है। ऐसे कई अपलाइन का वो चेक दिखा रहे थे। वो लाखों लाख का चेक देखने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आया कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम में किया जा सकता है, इस बिजनेस को अपने हिसाब से किया जा सकता है, इस बिजनेस में कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है, और इस बिजनेस में अपने मर्जी के हिसाब से आप इनकम कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि उस नौकरी को करते हुए मैं 1-2 घंटा तो निकाल ही सकता हूं, संडे पूरा दे ही सकता हूं, सैटरडे दे ही सकता हूं, यानी कि अगर पूरा एडजस्टमेंट करो तो 15-20 घंटा पूरे सप्ताह में मैं इस बिजनेस के लिए निकाल सकता हूं। और इतना निकाल के अगर 2-4 महीना काम करके अगर 10,000 रुपया मुझे, उनका बात कैसे काट सकता हूं, मैं भी जुड़ जाता हूं। ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आप क्यों इस बिजनेस को करेंगे। वो रीजन कुछ भी हो सकता है। बेटी बड़ी हो रही है, उसका शादी करना है, उसके लिए 20 लाख रुपया चाहिए, उसका जुगाड़ नहीं, मुझे आईएमसी से कमाना है। घर बनाना, छोटा सा घर में रहता हूं, परिवार बड़ा है, खिचपिच चल रहा है घर में, मैं अलग एक घर लेना चाहता हूं 10-20-50 लाख रुपए का, उसके लिए मैं आईएमसी करना चाहता हूं। बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहा हूं, उनको अच्छे स्कूल में भेजना है। घर का सिचुएशन खराब है, घर में सोफा नहीं है, टीवी नहीं है, पलंग अच्छा नहीं है, बच्चे का जरूरत मैं पूरा नहीं कर पाता हूं, इसके लिए मुझे आईएमसी करना है। मेरे ऊपर 2, 5, 10, 20 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है, उस कर्ज को मैं उतारने के लिए आईएमसी करूंगा। मेरे अकाउंट जीरो रहता है, माइनस में रहता है, 2-4 लाख रुपया हमेशा इमरजेंसी के लिए रहे, इसके लिए मैं आईएमसी करना चाहता हूं। एक रीजन मेरे दोस्त आपको ढूंढना पड़ेगा, इस बिजनेस को आप क्यों करना चाहते हैं। शायद उस दिन अगर मेरे ऊपर कर्ज नहीं होता, मेरा जीवन एक आरामदायक होता, ठीक ठाक जिंदगी अगर चल रहा होता, तो शायद मैं आईएमसी में नहीं आता। एक तरह से मैं मजबूरी में आईएमसी में आ गया, लेकिन मजबूरी में जरूर आ गया, लेकिन होश में काम किया। जब आईएमसी स्टार्ट हुआ झारखंड में, पूरे झारखंड में एक भी आईएमसी का स्टोर नहीं था, एक भी आउटलेट नहीं था, एक भी मीटिंग नहीं होती थी, प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं मिलते थे, मुझे कोई अनुभव नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, कोई अचीवर नहीं था, कोई 10,000 रुपया महीना कमाने वाला पूरे झारखंड में आईएमसी में नहीं था। आज क्या है, जिधर जाएंगे उधर स्टोर मिलेगा। आज आपके बीच जमशेदपुर में पैसा कमाने वाले लोग हैं। आज अमरेश झा, मनोज जी, ब्रह्मदेव जी लोग जैसे चेयरमैन बन चुके, लाखों रुपए पे आउट ले रहे। आज कितने लोग जिंदगी बदल चुके हैं। आज आप में से कितने लोग सुपरस्टार बन चुके हैं। आज इतने सारे प्रोडक्ट टेबल पे आप लोग सजा के देख रहे हैं, दुकान पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे आज बड़ा बड़ा सक्सेस स्टोरी बन चुका है, हमारे सामने कोई नहीं था। तब आईएमसी के विपरीत माहौल था, लेकिन फिर भी मैंने डिसीजन लिया कि अगर बाकी जगह पे लोग कर रहे हैं तो मैं भी यहाँ करूंगा। दुकान नहीं है तो मैं खुलवाऊंगा, मीटिंग नहीं होती है तो मैं करवाऊंगा, माहौल नहीं है तो मैं क्रिएट करूंगा, अचीवर नहीं है तो मैं पहला बनूंगा। ये सोच के साथ मैं आईएमसी में कदम रख दिया। जो नहीं है, लोग डर जाते, सर मीटिंग नहीं है कैसे बिजनेस चलेगा, सर प्रोडक्ट नहीं मिलता कैसे काम होगा। तो लोग उसका नेगेटिव, मैं उसका पॉजिटिव पार्ट देखा कि अगर दुकान नहीं है और पूरे झारखंड में खुलवा दिया तो बिजनेस होगा तो किसके नीचे होगा। अचीवर नहीं है, अगर मैं अचीवर का लाइन लगा दूं और लोग पैसा कमाने लग गए तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा। तो मैंने एक कदम आगे बढ़ के उस समस्या को चुनौती के रूप में लिया, उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं आईएमसी करूंगा। जब मैं लोगों के पास जाता था आईएमसी लेके, मुझे बताने नहीं आता था, एक्सपीरियंस नहीं था, अचीवमेंट नहीं था, इनकम नहीं आता था, तो ना बोलने वाले लोग ज्यादा और हाँ बोलने वाले कम मिलते थे। मैंने एक उसूल बनाया, सबको आईएमसी बताऊंगा, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो नहीं तो बताऊंगा सबको, छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैंने इस मिशन के साथ काम चालू किया। पहला महीना काम किया, 1 महीना काम करने के बाद 10,000 बीवी का बिजनेस हुआ, 1,029 रुपया का पहला चेक बना।
1029 सिर्फ। लोग बोलते हैं सर 200 का पे आउट आया, 500 आया, 1000 आया, 2000 आया। लोग सोचते हैं कि छोटा पे आउट आया। मैं ये सोचा कि 13,500 के साथ 1000 तो और आया ना, कुछ गया थोड़ी ना। और अगर 1000 आया तो 5000 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है और 1 लाख भी आ सकता है। मैंने फिर उसके ऊपर पॉजिटिव ढूंढा कि चलो शुरुआत तो हो गया, कुछ तो बढ़िया हुआ, कुछ तो बेहतर हुआ। और मैंने अगले महीना फिर दम लगा के काम करना चालू किया। लेकिन पूरे झारखंड में दुकान नहीं होने की वजह से लोग जुड़ रहे थे, लेकिन मैं प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा था। लोगों से मिलता था तो लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि नया नया कंपनी में कौन पैसा लगाएगा। आज 30,000 में आउटलेट मिलता है, तब 1,10,000 में मिलता था। मुझे लगा कि अगर इस बिजनेस को बड़ा करना है तो एक दुकान तो खोलना पड़ेगा। और जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मेरी वाइफ का ज्वेलरी उठा के मैंने मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखा, 53,000 रुपया लोन लिया। मनोज सर मेरे ग्रेट अपलाइन उनके अकाउंट में डाला, उन्होंने बेगूसराय से प्रोडक्ट लेके मुझे रांची पहुंचाया। अब मेरे पास प्रोडक्ट आ चुके थे, मेरे टीम में कुछ लोग जुड़ चुके थे। मैंने 2 लोगों को सेलेक्ट किया जो सबसे ज्यादा नीडी थे, जो सबसे ज्यादा मेहनती थे, जो सबसे बड़े ड्रीमर थे। ऐसे 2 लोगों को ढूंढा और दोनों को सामने बिठाया और बोला कि भाई जिंदगी बदलना है। बोला यस। इस महीना सुपरस्टार बनोगे? बोला यस। मैं जो बोलूंगा वो करोगे? बोला यस। तो मैं बोला तुम दोनों भी कसम खाओ सुपरस्टार बनने का, और मैं भी कसम खाता हूं तुम्हें सुपरस्टार बनाने का। प्रोडक्ट का जुगाड़ हो गया, प्रोडक्ट आ गया और हम तीनों मिलके कमर कस लिए और दिन रात एक कर दिए। और अगले महीना हम लोग दम लगा के काम किए, जोर लगा के काम किए, अपने आप को आईएमसी में झोंक दिए। और ये दोनों जो मेरे लोग थे, ये दोनों सुपर स्टार बने और इस कंपनी का मैं गोल्ड स्टार बना। और मुझे चेक आया 25,215 रुपया का। दोस्तों 1,000 से पेमेंट कहां पहुंच गया? 25,000 पहुंच गया। और 13,500 वोडाफोन से भी आया। जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा उस महीने में कमाया। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था कि नौकरी में 8,000 से चालू किया था, 13,500 में पहुंचा। 4 साल का वक्त लगा, यानी कि 4 साल नौकरी करने से पेमेंट में बढ़ोतरी सिर्फ 5,000। अगर मैं उसी काम को अगला 4 साल करूं तो क्या हो जाएगा? 13,500 से बढ़ के 18,000, 20,000, 25,000 हो जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस काम को पार्ट टाइम में कर रहा हूं आईएमसी, यहां से 25,000 रुपया आ गया। अगर इस काम को मैं फुल टाइम में करूं तो फिर क्या होगा? और मैंने डिसीजन लिया कि अब आईएमसी में फुल फ्लेजेड करूंगा, फुल टाइम में करूंगा। और मैंने नौकरी रिजाइन कर दिया। मेहनत किया, काम किया। मेहनत तो हर जगह करना पड़ता है और मेहनत आईएमसी में भी करना पड़ेगा। इससे ज्यादा मेहनत तो मैं करता था जब मैं पेपर बेचता था, क्योंकि वहां पे संडे नहीं होती थी। सुबह 4 बजे बारिश है तब भी साइकिल लेके जाना है, ठंड है तब भी साइकिल लेके जाना है, पेट में दर्द है तब भी साइकिल लेके जाना है। वहां पे आपका कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है। लोगों के घर में पेपर नहीं पहुंचेगा, वो कस्टमर आपका टूट जाएगा, कल से दूसरा होकर से लेना चालू करेगा। कस्टमर बचा के रखना, टाइम पे पेपर पहुंचाना, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। वहां पे आप कोताही नहीं बरत सकते। वहां पे तो मैं इससे ज्यादा सीरियस था, इससे ज्यादा मेहनत करता था। यहाँ कुछ नहीं था, उसके मुकाबले अपने हिसाब से टाइमिंग, अपने हिसाब से 2 से मिलना है कि 5 से मिलना है, ये मेरी मर्जी चलती थी। और दोस्तों मेहनत करता गया, काम करता गया। 5 महीने के अंदर इस कंपनी का मैं रूबी स्टार बना और 86,000 रुपए का पेमेंट आया मुझे, 86,000। 10 महीना के अंदर अभी अमरेश सर 3 महीने में चेयरमैन हो गए और काफी लोग यहाँ पे 3, 4, 6 महीने में चेयरमैन हो जाते हैं, 1 साल में भी हो जाते हैं। मैं 10 महीने के अंदर चेयरमैन बना था। और जब मैं चेयरमैन बना, अभी अमरेश सर क्या दिखाया आपको? 5 लेग में चेयरमैन बन सकते हैं, 5 सुपरस्टार बना के चेयरमैन बन सकते हैं। हमारे समय प्लान थोड़ा और बड़ा था, तब 8 लोगों को सुपरस्टार बना के चेयरमैन बनना होता था। अब इजी हो गया प्लान। और तो 8 लोगों को मैंने सुपरस्टार बनाया और मैं जब चेयरमैन बना 10वें महीने में, तो मेरा पे आउट आया 2,84,692 रुपया। यानी कि एक डिसीजन कि मुझे आईएमसी करना है और 1 साल भी अभी हुआ नहीं था, मैं 13,500 के इनकम से सीधा 3 लाख के इनकम में पहुंच गया। कितना बड़ा परिवर्तन आया, जो मैं कभी सोचा नहीं था। मैं आईएमसी में तो सिर्फ 10,000 रुपया कमाने के लिए आया था। लेकिन जब क्या होता है, किसी चीज में आप मेहनत करते हैं, एक विश्वास के साथ उसमें आप डट जाते हैं, लग जाते हैं और आगे जब बढ़ते हैं, तो आपको पता नहीं रहता है कि कितना बड़ा आपको सामने अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा आपको इनकम मिल सकता है वहां पे। वो मुझे पता नहीं था, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो काम होता है, और जब काम होता है तो अचीवमेंट आता है, और जब अचीवमेंट आता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उस बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस से जब आप काम करते हैं तो अचीवमेंट और बड़ा हो जाता है। तो वो मेरे साथ हुआ।
और 2.5 साल के अंदर इस कंपनी में मैं क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल पे पहुंचा। और जब क्राउन प्रेसिडेंट पहुंचा तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कंपनी एक 30-35 हजार लोगों का बहुत बड़ा एक सेमिनार वहां पे रखी थी। वहां पे मेरा सेलिब्रेशन हुआ। जब स्टेज के ऊपर गया तब मुझे पता चला कि मुझे सम्मानित करने के लिए शिल्पा शेट्टी को बुलाया गया है, हीरोइन। अब मैं दंग रह गया कि जिस हीरोइन का फिल्म मैं टीवी में देखता था, फिल्म में देखता था, वो मेरे सामने खड़ी थी। और ये जो पिन आप देख रहे हैं ना, ये पिन मुझे शिल्पा शेट्टी के हाथों मिला है। ये मेरे फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी डाला हुआ आप देख सकते हैं। यानी कि पैसा तो आ रहा था, मान सम्मान और एक सेलिब्रिटी वाला लाइफ भी मिलना चालू हो गया आईएमसी में। जब मैं चेयरमैन बना तो मैं बाइक से चलता था। मैं सोचा कार ले लूं और मैंने कार लिया, मारुति बैलेनो 7 लाख रुपए का। मैं वो मिट्टी के घर में रहता था, आज भी वहां पे मेरा वो पुराना घर अभी भी पड़ा है। वहीं पे एक 3 तल्ला बिल्डिंग मेरा आईएमसी के माध्यम से खड़ा हो गया। और जब मैं आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बना, मेरा इनकम महीने का 8 से 10 लाख रुपया होना चालू हो गया। 8 से 10 लाख रुपए के इनकम पे मैं पहुंच गया। और जब मैं वहां दिल्ली गया तो मैं देखा जो दूसरे क्राउन प्रेसिडेंट मेरे से पहले बने हैं, कोई BMW से आ रहा है, कोई मर्सिडीज से आ रहा है, कोई जगुआर से आ रहा है। मेरा भी ड्रीम बड़ा हो गया, अब मुझे भी एक लग्जरी कार लेना है। मैं वहां से सीधा रांची वापस आया और रांची पे BMW के शोरूम में गया और सीधा 50 लाख रुपए का BMW खरीदा। 50 लाख रुपए का BMW खरीदा। दोस्तों, इनकम बढ़ते ही जा रहा था। 10 लाख से 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख। और पिछला साल का धनतेरस आया, BMW से मैं घूम रहा था। मेरी वाइफ बोली कार का क्या फायदा, आप तो लेके चले जाते, मुझे कहीं जाना तो मैं कैसे जाऊंगी। तो मैं मेरी वाइफ को लिया और धनतेरस का 2 दिन पहले ऐसे हम लोग घूम रहे थे। मारुति का शोरूम के बाहर में एक चमचमाती हुई कार लगी हुई थी। मेरी वाइफ उसको ऐसे टक देख रही थी। मैं बोला कि क्या देख रही हो? नहीं, कार बहुत सुंदर लग रहा है, चलो देखते हैं। जब उसके अंदर हम लोग गए और उस कार को देखे, खूब बढ़िया, वो बैठ उठ के देखी, एकदम कंफर्टेबल, तो खुला लग रहा है, तो बहुत लग्जरी लग रहा है। बोला पसंद है। एक लड़का था सेल्समैन में बुलाया, क्या नाम है भाई? बोला राजेंद्र। कितने का है? बोला 11 लाख। मैं बोला पैक कर। वाह, क्या बोला? पैक कर। और वो 11 लाख रुपए का कार खरीद के मारुति सियाज मैंने मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। और दोस्तों, बात यहीं पे नहीं रुकी है, अभी बहुत सारा मैं एक मिशन बना के काम कर रहा हूं कि 2021 में मुझे 1000 लोगों को चेयरमैन बनाना है। कितना? 1000 लोगों को। और इसके लिए मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा हूं, लंबा ट्रैवलिंग। अभी मैं इधर ही जमशेदपुर से ही गुजरा था, शैलेश सर से मुलाकात हुई थी। और मैं इधर से भद्रक गया, भद्रक से ब्रह्मपुर गया, ब्रह्मपुर से संबलपुर गया, संबलपुर से फिर रांची आया। तो लगभग 1500-1600 किलोमीटर का राउंड हो गया। तो मैं सोचा कि लंबा टूर मारने के लिए एक ऐसा गाड़ी चाहिए, क्योंकि BMW क्या है ना, वो थोड़ा चिकना रोड चाहिए उसको, वो थोड़ा मखमल वाला गाड़ी है कि नहीं? हाँ, क्योंकि विदेश का कार है तो विदेश के हिसाब से बना हुआ है। तो मुझे लगा वो चलेगा नहीं यहाँ पे रफ टफ इंडिया के हिसाब से। तो मैंने अभी 5 तारीख को मैं और अमरेश सर दोनों गए और रांची में 42 लाख रुपया का टॉप मॉडल टोयोटा फॉर्च्यूनर मैंने बुक कर दिया। ये मेरी चौथी कार आई थी। मेरे ख्याल से इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने के शुरू में, चूंकि उसमें वेटिंग चल रहा है, बोला सर थोड़ा 1 महीना रुकना पड़ेगा। मतलब कोई बात नहीं। तो 42 लाख रुपया का फॉर्च्यूनर कार मैंने बुक कर दिया सिर्फ फील्डिंग करने के लिए। ये चौथा कार। दोस्तों, वो 3 तल्ला का घर तो मेरे पास है ही, था ही, लेकिन अभी पिछले साल मैंने 1.5 करोड़ रुपया का एक दूसरा घर लिया, जिसके अंदर 53 लाख रुपया का सिर्फ इंटीरियर कराया हूं। 53 लाख रुपए का इंटीरियर। और आप सोचेंगे, लोग बोल रहे थे यार इतना खर्चा करने का क्या जरूरत है, 53 लाख रुपए तूने लगा दिया, इसमें तो 3 तल्ला बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। मैं उसको बोला कि भाई 53 लाख तेरे लिए है, मेरे लिए तो सिर्फ 2 महीना का इनकम है। मेरे लिए क्या है? 2 महीना का। क्योंकि आज आईएमसी से मैं एवरेज महीने के 20 से 25 लाख रुपया कमा रहा हूं महीने का। और वो जो घर है जो अभी लिया हो, मेरी वाइफ को मैं पिछले उसका गृह प्रवेश होके 1 साल होने वाला है अभी। ये मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में ही हुआ था। कब चलोगी वो बोले कि नहीं जाना है। क्यों भाई? तो क्या ना कि तीनों हम लोग भाई हैं, तीनों का शादी हो गया, तीनों गोतनी में बहुत प्रेम है। अब वो आपस में एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते। हालांकि वो घर भी मेरा 300 मीटर की दूरी पे है, सिर्फ 5 मिनट लगता पैदल।
और हम जहाँ पे रहते हैं वहां से अगर आपको कहीं पे जाना है तो उसी घर से होके ही गुजरना है, वो रास्ते में ही है। शैलेश सर आए, कितने लोग आए हैं उसमें? देखिए आपके जमशेदपुर से पीछे भी काफी लोग आए हैं, ये लोग देख चुके हैं। इतना आलीशान है। तो जब मेरी वाइफ रहने के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं उसको आईएमसी का गेस्ट हाउस बना दिया। क्या बना दिया? हाँ, कि अगर आपको रांची में आना है, काम करना है, तो कोई होटल लेने का जरूरत नहीं, उस गेस्ट हाउस में रहिए। 1.5 करोड़ का मस्त वहां पे सब सुविधा है, और उसके बगल में गांव रेस्टोरेंट है। सिर्फ मेरा फोटो दिखाएगा, वो पैसा नहीं मांगेगा। हाँ, मेरा नाम भी बता दीजिएगा, तो पैसा नहीं मांगे। तो रहने खाने सारा इंतजाम वहां पे रांची में आपके लिए है, ठीक है? तो ये 1.5 करोड़ का। अच्छा, घर में क्यों प्रेम है ये बताइए? घर में झगड़ा होने का सबसे बड़ा वजह क्या है? पैसा। जी पिछले महीना तो आप ही गैस भराए थे, इस महीना आप ही भराइएगा। अच्छा, बिजली बिल 4 महीने से आप ही भर रहे हैं, आपका भाई 1 महीना का नहीं भर सकता है। अच्छा, पिछले महीना वो गेस्ट आई थी तो उसका साड़ी हम ही लोग दिए थे, इस बार वो नहीं दे सकता है। अच्छा, पिताजी का दवाई 4 महीने से आप ही ला रहे, 2 महीना आपका भाई नहीं ला सकता है। यही होता है ना, कि दूसरा कारण है? वही कारण है। तो मैं हर महीना का एक नियम बना दिया हूं, 50,000 रुपया मेरी माँ के हाथ में मैं दे देता हूं कि राशन पानी घर का जो भी खर्चा तो इसी से करो। अब मेरी माँ भी इतना होशियार, उसमें से 25,000 रुपया बचा लेती है। 25,000 रुपये उस चावल दाल रोटी तो खाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर का जो बिजली बिल और ये वो भी मैं अलग से देता हूँ। तो 50,000 तो घर का बजट होता नहीं है, तो 25,000 बचा ली। अभी पता चला मेरी वाइफ बता रही 3.5 लाख रुपए मेरी माँ के पास जमा हो गए। अब वो एक गला का मोटा सा चेन लेने का सोच रही है। अच्छा, मेरी एक बहन वो आती है तो उसको भी बीच बीच में कभी मोबाइल दे देती है, कभी कुछ दे देती है, कभी वो भी कुछ बोलती है, उसको भी मिल जाता है। तो आज प्यार क्यों बना है? और अगर मान लीजिए मैं 13,000 कमाता और 1,200 रुपया बिजली का बिल आता, फिर क्या होता? गैस भराना होता तो, 4 मेहमान आ जाता तो, कोई फेस्टिवल आ जाता, घर रिपेयरिंग कराना होता तो, बोरिंग खराब हो जाता तो, बोलिए। तो सबसे बड़ा जो झगड़ा का घर है ना, झगड़ा का कारण हर घर में वो पैसा है। पैसा इतना कमाइए कि पैसे की वजह से कोई झगड़ा घर में ना हो, प्यार और बढ़े। तो वो 2 घर आज मुझे मिल गया आईएमसी के माध्यम से। 4 कार में, ये चौथा भी आने वाला, इसको अगर जोड़ दे तो 4 कार में ले लिया। और कभी ट्रेन के एसी में सफर नहीं किया था, आईएमसी के माध्यम से 11 फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुका हूं। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना, उस समय मैं पेपर बेचता था। तो मेरी वाइफ को पता था कि उनकी शादी, मतलब मेरी शादी जिसके साथ हो रही है, मेरा जो हस्बैंड बनेगा वो क्या करता है। तो क्या वो कभी सपने में भी सपना देखी होगी कि मेरा हस्बैंड कभी मुझे विदेश भी घुमाएगा? मैं पिछला साल अभी वाइफ को मलेशिया घुमा के लाया। अब सोचिए इस बात को। और मलेशिया घूमने में हमारा एक चवन्नी भी नहीं लगा, क्योंकि कंपनी के तरफ से ये टूर हमें गिफ्ट था, फ्री था। वो ऑफर चल रहा था, उसको मैंने अचीव किया। और 11 अभी 7 कंट्री में घूम के आया हूं। और स्विट्जरलैंड, लंदन और बाली, ये कपल ट्रिप जो है वो मैं अचीव करके बैठा हूं। ये कोरोना का वेटिंग चल रहा है, कब खत्म हो गया कि मेरा टूर चालू होगा। देखिए, थाईलैंड, मलेशिया कोई भी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया खर्चा करके घूम के आ जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड और यूरोप क्या हम लोग जाते हैं? नहीं जाते सर। ये ड्रीम कंट्री होता है, ड्रीम टूर होता है लोगों का। आज वो कंपनी, वो सपना, उसमें हम लोग बिजनेस क्लास में जाते हैं। फ्लाइट में कोई भी बैठ जाता है 4,000 का टिकट लेके, लेकिन बिजनेस क्लास का 3 स्टार होटल में कोई भी रह लेता है, लेकिन 7 स्टार कंपनी हमें 7 स्टार होटल देती है रहने के लिए। दोस्तों, ये जिंदगी आज मैं आईएमसी के माध्यम से जी रहा हूं, ये जिंदगी जी रहा हूं। इस बिजनेस में अभी अमरेश सर क्या बोले, शैलेश जी क्या बोले कि मुझे 9 लोगों को चेयरमैन बनाना है। दोस्तों, मैंने सिर्फ 15 लोगों को ज्वाइन कराया और वो 15 लोगों के साथ काम करना चालू किया। और आज मेरे टीम में 3,25,000 लोग जुड़ चुके हैं। और उसमें से 140 लोग चेयरमैन बन चुके हैं। जब इस बिजनेस में आया तो मेरा सोच था कि मैं कब चेयरमैन बनूं। और आज मेरे टीम में हर महीना 10-15 लोग चेयरमैन, पिछले महीना 15 लोग चेयरमैन बने। इस लॉकडाउन में लोगों को ज्वाइन करा दिए। अचानक ग्रुप में फोटो आता है, ये चेयरमैन बन गया। मैं देख के पहचान भी नहीं पाता कौन है। ऐसे लोग चेयरमैन बन रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस को आपको क्यों करना चाहिए। पहला बात है व्हाई।
कोई भी काम करने के लिए 90% होता है व्हाई, क्या आप इस बिजनेस को क्यों करेंगे। मैं 5 मिनट और समय लूंगा, चलेगा? चलेगा ना? हाँ, तो 90% क्या होता है व्हाई। जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, तब तक आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तब तक आप सिर्फ लोगों के लिए ताली बजाएंगे, लोगों को देख के आप इस बिजनेस में आएंगे, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। जिस दिन आपको पता चलेगा कि व्हाई, मुझे क्या मिलने वाला है, जिस दिन वो चीज, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, वो विजन आपका क्लियर हो गया, फिर आप किसी का नहीं सुनेंगे। उसके बाद आप इतिहास रचेंगे। हाउ होता है इस बिजनेस में सिर्फ 10%। कैसे करना है ये मात्र 10% है। व्हाई क्लियर हो गया तो हाउ आप ढूंढ के निकाल लेंगे। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे ट्रेनर है, बहुत सारे मीटिंग होती है, बहुत सारे ट्रेनिंग होती है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये सब आपको कामयाबी का रास्ता बता देंगे, कामयाबी का राज बता देंगे, सारा ट्रेनिंग, सारा सिस्टम आपको बता देंगे। वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी तो ये है कि क्या इस बिजनेस की आपको जरूरत है, प्राइमरी ये। तो सबसे पहला एक आदमी को क्या चाहिए, पहला मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी। अच्छा, एक आदमी को कितना पैसा कमाना चाहिए? कि अगर आपके घर का कोई प्यारा सदस्य को कोई इमरजेंसी हो जाए, वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, उसका किडनी फेल हो जाए, उसका हार्ट अटैक आ जाए, कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो काउंटर में जाके डॉक्टर साहब के सामने आपके मुंह से एक ही बात निकलना चाहिए कि डॉक्टर साहब, चाहे जितना खर्चा हो जाए, चाहे विदेश से डॉक्टर बुलाना पड़े, सब कर लीजिए, पैसे की चिंता छोड़ दीजिए। इतना पैसा आपको कमाना चाहिए। अभी क्या करते हैं हम लोग? ये कब आपके मुंह से निकलेगा? सारा काम करने के बाद 25-50 लाख जब आपके अकाउंट में स्पेयर पड़ा हो, तब ये बात आप हॉस्पिटल में जाके बोल सकते हैं। अभी हम लोग बोलते हैं सस्ता हॉस्पिटल कौन है, कम में इलाज कहां हो जाएगा। अरे वो हॉस्पिटल लूटता है, वो फालतू का 4 टेस्ट एक्स्ट्रा लिख दिया, आईसीयू का जरूरत नहीं, लेकिन आईसीयू में डाले हुए। मेरे पिताजी को पैरालिसिस का सेकंड अटैक आया था 1.5 साल पहले। रांची में ऑर्किड हॉस्पिटल जानते हैं, सबसे बढ़िया में से एक है ऑर्किड हॉस्पिटल। मैं वहां पे जाके उसको एडमिट किया, मेरे फादर को मैंने एडमिट किया रात को 1:30 बजे। और जब वहां पे एडमिट किया तो मैं वहां पे एक लड़का गोल्ड स्टार है मेरे टीम में, उसको बोला कि भैया डॉक्टर कैसा है? बोला सर सबसे बहुत बढ़िया, न्यूरो फिजिशियन सबसे बढ़िया, जाने माने डॉक्टर। बोला ठीक है, कहां पे रखोगे? आईसीयू में रखो। 5 दिन के बाद बोला आईसीयू की जरूरत नहीं है। मैं बोला यार मुझे कोई हड़बड़ी नहीं, 1-2 दिन और रखना है तो रख लीजिए, क्योंकि एक दिन का आईसीयू का फीस 25,000 रुपया फिक्स है। पता है आपको, एक अच्छे हॉस्पिटल में एक दिन का आईसीयू का जो फी है वो 25,000 रुपया फिक्स है। जो ऑक्सीजन लगता है, जो केयरिंग होता है, जो बेड चार्ज है, जो फूड का है, जो भी चीज है, वो 25,000 फिक्स है। उसके ऊपर और रिक्वायरमेंट के हिसाब से 30, 35, 40, 50,000 का भी बिल बनाते हैं पर डे के हिसाब। मैंने 11 दिन आईसीयू में रखा। मेरे पिताजी को हम लोग टांग के लेके गए और 11 दिन पैदल चलवा के घर लेके आए। 11 दिन के बाद वो चल रहे थे। पैरालिसिस का मेजर अटैक, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, क्लोटिंग हो गया था, नस फट गया था, खून जम गया था। और आज वही मेरे फादर 1.5 साल हुआ है स्कूटी चलाते हैं, पैदल घूमते हैं, मेरे बच्चों को ले जाके घुमाते फिराते हैं। लेकिन अगर मैं 13,500 का नौकरी करता तो मैं रांची का रिम्स में ले जाके एडमिट कराता। कहां? और पूरा रात यहां टोकन कटाओ, उसके पीछे भागो, ओपीडी बंद है, डॉक्टर सुबह 11 बजे आएंगे, यही सब होता रहता है। और रात भर में शायद ट्रीटमेंट भी चालू नहीं होता। यस और नो? तो पैसा क्यों कमाना चाहिए और कितना कमाना चाहिए? पैसा इतना कमाना चाहिए कि जिस चीज पे आपका बच्चा हाथ रख दे वो उसका हो जाना चाहिए, और जिस चीज को देख के आपकी वाइफ मुस्कुरा दे वो उसका हो जाना चाहिए। पैसा इतना कमाना चाहिए। 50,000 1 लाख रुपया कमा के ना बहुत इतराते हैं। क्या होता है सर 50,000 1 लाख में? आज जी टाटा जैसा शहर में ना सर, एक छोटा मोटा कार को मेंटेन करने के लिए, 2 बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए, और घर में सब सुविधा को मेंटेन करने के लिए, और किसी तरह जिंदगी को चलाने के लिए भी कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। यस और नो? चाहिए कि नहीं चाहिए? 1 लाख रुपया कम से कम चाहिए।
और वो 1 लाख रुपया वाला आदमी भी हाउसिंग लोन में फंसा है, कार का लोन में फंसा है। कल उसका बच्चा बोलेगा MBA करना है, MBBS करना, कुछ भी करना है, तब भी उसको लोन ही लेना पड़ता। दूसरा उपाय नहीं 1 लाख कमा के भी पूरा जिंदगी वो लोन में घूमता रहता है। यस और नो? हाँ कि ना? यस। तो यहाँ पे क्या मिलता है, आज मैं बता रहा हूँ, इस कंपनी में मैं जुड़ा IMC में। पहला साल मैंने 18 लाख रुपए कमाए, दूसरा साल 57 लाख, तीसरा साल 96 लाख, चौथा साल 1.25 करोड़, पांचवा साल 1.79 लाख, और ये छठा साल चल रहा है 2 करोड़ 2 लाख कमा लिया हूं। ये मार्च तक में 2.5 करोड़ हो जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम 7 करोड़ 32 लाख रुपया पौने 6 साल में IMC से मैं कमा चुका हूं। आप सोचिए, अगर मैं उस नौकरी को करता जो 13,500 का था, अगर उसका सैलरी मुझे 20-25 हजार भी हो जाता, तो 25 हजार के हिसाब से 1 साल में कितना होता? कितना होता सर? कितना होता सर? 25 हजार महीना, तो 1 साल का इनकम कितना होता? 3 लाख। और 30 साल नौकरी करता तो कितना कमाता? 90 लाख कमाता। पूरे जिंदगी नौकरी करके मैं 1 करोड़ से ज्यादा, और उसी 1 करोड़ में 30 साल खाना खाना था, बिजली का बिल भरना था, गैस भराना था, बच्चों को पढ़ाना था, माँ बाप बूढ़े होते, बीमार होते, उनका इलाज कराना था। उसी 1 करोड़ से घर बनाना था, गाड़ी लेना था, बेटी का शादी करना था, बच्चा का हायर एजुकेशन, पर्व त्योहार, बीमारी, सब कुछ। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है सर? और IMC में 7 करोड़ 72 लाख रुपया। अगर मुझे नौकरी से 7 करोड़ रुपया कमाना होता ना, तो इस धरती पे 7 बार जन्म लेके 30-30 साल 7 बार नौकरी करना। यस सर नो? क्या पावर है समझिए इस बिजनेस का। फिर बोलते हैं ये सब ना फालतू काम है। अरे भैया, फालतू काम करके 7 करोड़ रुपया आ सकता है तो कर लेना चाहिए फालतू काम। फालतू काम करके स्टेज में बुला के अगर ऐसा फुल बुके मिलता है तो क्या दिक्कत है फालतू काम करने में? फालतू काम करके अगर इतना बड़ा मान सम्मान मिल रहा है, देश विदेश घूमने का, फॉर्च्यूनर BMW में घूमने का मौका मिल रहा है, तो करेंगे फालतू काम? ये सब नो? हाँ, अच्छा काम करके तो नहीं हो रहा है। अगर दूसरे को अमीर बना के खुद अमीर बनने का काम फालतू है तो यही काम करेंगे हम लोग। हाँ कि ना? ठीक है। दूसरा, टाइम फ्रीडम। एक बात बताइए, डॉक्टर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैं एक एग्जांपल सिर्फ लेता हूं। मान लेते 12वीं किया एक लड़का, अब उसको बनना है MBBS डॉक्टर। कितना साल पढ़ाई करेगा सर? 10 साल। कितना साल का कोर्स है MBBS? 5 साल। कितना पैसा लगता है सर MBBS करने में? 50 लाख पकड़ते हैं। कितना? 5 साल MBBS करने में लगता है 50 लाख रुपया उसको पढ़ाई करने में लगेगा, और 5 साल वो दिन रात मेहनत भी करेगा। यस और नो? पढ़ाई करेगा, किताब कॉपी, खाने पीने का, आने जाने का, हॉस्टल का, सब लगेगा उसको। और 5 साल के बाद वो डॉक्टर बन के निकल गया बाहर, और उसको एक सर्टिफिकेट मिल गया, और वो बन गया सुरेश कुमार से डॉक्टर सुरेश कुमार। अब वो आके जमशेदपुर में, बिष्टुपुर में क्लिनिक खोलेगा। उसके बगल में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट 20 साल से बैठता है, और ये नए नए डॉक्टर साहब आए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अभी काउंटर खोल के, क्लिनिक खोल के बैठ गए। अब आपके घर का बच्चा बीमार होता है तो ये नए नए डॉक्टर साहब के पास जाएंगे कि 20 साल एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर साहब के पास जाएंगे? क्यों? क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहिएगा। पता नहीं गलत उल्टा सीधा दवाई लिख देगा, अभी नया नया लड़का आया है। यस और नो? यानी 2-4-5 साल उसको जमने में लगेगा, विश्वास जमाने में। अगर वो क्लिनिक नहीं खोलता है तो किसी हॉस्पिटल में जाके नौकरी ज्वाइन करेगा, कितना सैलरी मिल जाएगा उसको? 40-50 हजार। सर बहुत कंपटीशन है इसमें। बीटेक वाला 8,000 में रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करता है, पता है आपको? 1 लाख रुपया चलिए मान लेते हैं। अच्छा, 1 लाख रुपया या फिर पर कस्टमर से फिक्स हो जाएगा। एक्सीडेंट हुआ और उसका आंख खराब हो गया, अब वो इलाज नहीं कर पा रहा, अब कितना कमाएगा? 1 रुपया कमाएगा सर? वो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है, वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख पा रहा है, वो इलाज देख नहीं पा रहा पेशेंट को, अब पैसा कमाएगा? अभी भी वो एक्टिव इनकम कर रहा है। देखिए, मैं
बहुत इज्जत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं एक एग्जांपल का बात कर रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल। ये एग्जांपल आप कोई इंजीनियर, कोई दूसरे काम, कोई दुकानदार का भी ले सकते हैं, कोई एग्जांपल ले सकते हैं। आप समझिए कि यहां पे कोई आदमी आज जुड़ता है, यहां पे एक व्यक्ति जुड़ता है और 1 साल रगड़ के मेहनत करता है या 5 साल रगड़ के मेहनत करता है और इस कंपनी में चलिए सीपी नहीं बना, एम्बेसडर बना और 2 लाख रुपया कमा रहा है। कितना कमा रहा है? एम्बेसडर बना और कितना कमा रहा है? 2 लाख रुपया। मैडम आपका सीट नहीं है क्या? एक काम करिए भाई साहब, को एसोसिएट उनको मैडम को दे दीजिए एक सीट। नहीं अब बैठ जाइए प्लीज। तो सर एक बात बताइए, आज मेरे टीम में 3,25,000 लोग हैं, जिसमें 140 लोग चेयरमैन हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। क्या वो मेरे लिए काम कर रहे हैं? इस बात को समझिएगा। क्या मेरे लिए काम कर रहे हैं? अमृत सर क्या आप मेरे लिए काम कर रहे हैं? मनोज जी क्या आप मेरे लिए काम कर रहे हैं? शैलेश सर क्या आप मेरे लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं लोग? खुद के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और खुद अमीर होने के लिए कर रहे हैं। लेकिन काम मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना सर? हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं कि भगवान ऐसा ना करे लेकिन मेरे साथ कोई हादसा हो जाए और मैं आईएमसी करने लायक ना रहूं, मीटिंग करने लायक ना रहूं, या मैं इस दुनिया में नहीं रहूं, तो क्या 140 लोग जो आज लाखों रुपया कमा रहे वो बिजनेस छोड़ देंगे? जो आज 140 लोग 10-20 हजार का आदमी थे, आज लाखों रुपया कमा के कार खरीद के अपने कार में घूम रहे, आलीशान घर बना लिए, क्या वो बिजनेस छोड़ देंगे? अगर वो बिजनेस नहीं छोड़ेंगे तो मेरा आईडी मेरी वाइफ के नाम से ट्रांसफर होगा, तो जो आज लाखों रुपया मुझे आ रहा मेरी वाइफ को आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर मैं डॉक्टर होता और मेरा खराब हो जाता कि मेरी वाइफ जाके इलाज करना चालू कर देती। मैं वोडाफोन में जब नौकरी कर रहा था, मैं एक ही चीज सोचता था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए और मैं नौकरी करने लायक ना रहूं तो क्या वोडाफोन मेरी वाइफ को बुला के नौकरी देगा? और दे भी देगा तो क्या मेरी वाइफ कर पाएगी? सर इस दुनिया में जो भी है वो हम हैं, हमारे बाद हमारा परिवार नहीं है। तो यहां पे क्या मिल रहा है? टाइम फ्रीडम के साथ तीसरा नंबर फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो मैं बोला पैसिव इनकम, यही है पैसिव इनकम कि एक बार आप मेहनत करते, एक बार नेटवर्क बनाते, एक बार टीम बनाते हैं, एक बार एम्पायर खड़ा करते हैं, फिर कल हम काम करें या ना करें हमारा टीम काम करता है और हमें पैसा आता है। ये पावर है सर। ये होटल है, ये होटल जो ब्लू बर्ड में हम लोग बैठे हैं, इसको बनने में 2-3 साल लगा होगा, 2-3-4 करोड़ रुपया लगा होगा, मेहनत लगा होगा, दिमाग लगा होगा, सब एफर्ट डाला होगा। कितना का स्थिति खराब था, हमारा चल रहा था पूरे लॉकडाउन में, कभी भी 20 लाख से नीचे का पे आउट नहीं आया, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इम्यूनिटी के बारे में सोच रहे थे, हेल्थ के बारे में सोच रहे थे, और हमारा सारा प्रोडक्ट इम्यूनिटी और हेल्थ के ऊपर है। हमारा डिमांड डबल ट्रिपल हो गया, हमारा बिजनेस डबल ट्रिपल हो गया। तो आप एक चीज सोचिए, पैसिव इनकम है कि नहीं है? तो क्या हमारे पास करोड़ों रुपए है कि हम ऐसा होटल बना दे, टाटा जैसा फैक्ट्री खोल दे? नहीं है। हम तो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं। हमें अगर पैसिव इनकम कमाना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है आईएमसी बिजनेस, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जहां पे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। और मनी फ्रीडम, ढेर सारा पैसा आ रहा है, टाइम फ्रीडम मिल रहा है, फैमिली सिक्योरिटी मिल रहा है, चौथा नंबर आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। बताइए, मैं ट्रेडिशनल मार्केट से 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया महीना कमाता, कोई मुझे फूल माला पहनाता, कोई मुझे सुनने आता, कोई मेरे से सेल्फी खिंचाता, क्या मैं इतना बड़ा ब्रांड बन जाता? होता सर ऐसा आपके शहर में? मेरे से इस होटल का मालिक जो शायद कमाता होगा मेरे इतना, लेकिन आप जानते हैं उसको? अच्छा, वो बताएगा आपको राज एक होटल और कैसे आप बना सकते हैं। इसके बगल में एक बिजनेसमैन खूब अच्छा बिजनेस चला रहा है, उसको जाके बोलिए सर आप तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आपका बिजनेस मैं भी चालू करूं, थोड़ा दांव पेच बताइए ना, अंदर का राज कैसे मैं भी बन सकता हूं। क्या बोलेगा? अरे भाई मैं तो बंद करने का सोच रहा हूं। यार मत सोचो इस सब चक्कर में। वो भले 10 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन आपको क्या बोलेगा? कोई अपना कंपटीटर पैदा करना चाहेगा। लेकिन यहां पे एक सक्सेसफुल व्यक्ति बाकी लोगों को सक्सेस का राज बताता है, क्योंकि वो चाहता है कि उनके टीम के जितने लोग हैं वो भी सक्सेसफुल बन जाए, वो भी चेयरमैन बन जाए। क्योंकि मान लीजिए कि आप चेयरमैन बनते और 1 लाख रुपया कमाते हैं, तो कम से कम 5,000 रुपया तो मुझे भी बनेगा। यस सर नो? बनेगा कि नहीं? तो मैं क्या चाहूंगा, 1,000 लोग चेयरमैन बन जाए,
1000 लोग लखपति हो जाए, 1000 लोगों का कार आ जाए, 1000 लोगों के घर में खुशी आ जाए। यहाँ पे हर व्यक्ति ऐसा चाहता है, बाकी जगह नहीं होता है। और इसीलिए चूंकि यहाँ पे हर एक सक्सेसफुल आदमी लोगों के लिए एक रोल मॉडल होता है, एक आइडल होता है। वो अचीवर को देख के लोगों को प्रेरणा मिलता है, इसलिए यहाँ पे इतना ज्यादा रिकॉग्निशन और मान सम्मान मिलता है। ये पूरे दुनिया में और किसी सेक्टर में नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा बात है यहाँ पे आपको एक ये बताइए कि मैं बैंक का मैनेजर हो जाता तो रिटायरमेंट के बारे में कब सोचता? 60 साल। और अगर मैं दुकान खोल लेता तब, जब तक मेरा बच्चा संभालने लायक ना हो जाए, जब तक मेरा हाथ पैर चले। लेकिन यहाँ पे एक आदमी खुद अपना रिटायरमेंट तय कर सकता है कि उसको रिटायरमेंट कब लेना। आज मैं आपको बता दूं, मैं रिटायरमेंट वाला जिंदगी जी रहा हूं। ब्लैक हेयर रिटायरमेंट ले चुका हूं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बाल सफेद हो तभी रिटायरमेंट हो। आज 5 साल के बाद 3.25 लाख लोगों का नेटवर्क, 20-22 लाख रुपए महीने का इनकम, 4 कार 2 घर, 7 करोड़ से ऊपर का इनकम, इतना सारा फॉरेन ट्रिप, मान सम्मान, सब कुछ अचीव हो चुका। और मेरे जैसे हजारों लोग, बैटरी खत्म हो गया है, हाँ, वो भी मोटिवेट हो गया। तो मेरे जैसे हजारों लोग मेरी टीम में डुप्लीकेट हो गए। मेरे नहीं जाने से भी लोग मीटिंग करते हैं। तो मुझे रिटायरमेंट वाला मिला कि नहीं मिला, मैं काम करूं या ना करूं, पैसा आना मजबूरी है। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करना आसान है, इस बिजनेस को शुरू करना आसान है, रोकना मुश्किल है। मैं 3,25,000 को फोन करके मना कर सकता हूं, कल से मत लेना आईएमसी का पेस्ट, मत पीना आईएमसी का तुलसी। पॉसिबल है मेरे लिए? अरे उसको मोटिवेट वो हो चुका है, वो तुलसी का पावर जान चुका है, वो बिजनेस का पावर जान चुका है, वो मेरे रोकने से नहीं रुकने वाला है। तो वो प्रोडक्ट लेता रहेगा, काम करता रहेगा, तो पैसा आना मेरे लिए मजबूरी है। क्या है सर? क्या है सर? मजबूरी है। तो आईएमसी वो सिस्टम है जिसको आसान, शुरू करना आसान है, रोकना मुश्किल है। वो आपके बस में नहीं है, वो आपके बस में नहीं है। और घूमना फिरना दुनिया भर का आपको लाइफ में जो भी चाहिए ना, वो एक छत के अंदर, एक छत के नीचे आपको सब मिलता है। नौकरी में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा पैसा मिलेगा, समय नहीं रहेगा। बिजनेस में जाएंगे थोड़ा समय निकाल सकते हैं, पैसा नहीं रहेगा, या पैसा रहेगा तो समय नहीं रहेगा। अनिश्चितता है हर जगह पे। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, रिटायरमेंट और रिकॉग्निशन, घूमना फिरना, मान सम्मान, एवरीथिंग। और सबसे पावरफुल चीज जो इस बिजनेस में मिलता है मैं आपको बताता हूं। बताइए, मैं बैंक का मैनेजर होता और 60 साल की उम्र में आज रिटायर हो रहा हूं, अपना कुर्सी छोड़ रहा हूं, और मेरा बच्चा 20-25 साल का हो चुका है। बैंक को आवेदन दूंगा कि भाई मेरा सीट तो खाली हो रहा है, मेरे बच्चे को ले लो, लेगा? आज मेरा बेटा 7 साल का है, 13 साल के बाद जब वो 20 साल का होगा, तब शायद मेरा इनकम महीने का 50 लाख होगा। मैं एक आवेदन दूंगा आईएमसी को, मेरा आईडी मेरे बेटे से ट्रांसफर कर दो। 1 घंटे में होता है ट्रांसफर, नॉमिनेशन है, नॉमिनी को ट्रांसफर होता है। और जिस दिन मेरा बेटा इस आईएमसी में कदम रखेगा, क्या वो आपके जैसा 0% में स्टार्ट करेगा, मेरे जैसा 0% से स्टार्ट करेगा, या इस बिजनेस को मैं जहां पे छोड़ूंगा वहीं से स्टार्ट करेगा? यानी कि मेरा लाइफ तो सेट हुआ, लेकिन मेरे आने वाले जनरेशन का भी लाइफ इस बिजनेस से सेट हो गया। इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है, तभी इस बिजनेस को आप कर पाइएगा। अब मुझे बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ के मैं जितना भी बात आपको बताया, कोई एक ऐसा सेक्टर, कोई ऐसा नौकरी, कोई एक ऐसा बिजनेस, कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या अपॉर्चुनिटी मुझे, अगर आपके नॉलेज में है तो मुझे बताइए, जहां पे ये सब कुछ मिलता है। और यही कारण है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग को 21वीं सदी का व्यवसाय कहा गया है। और बिल गेट्स का स्टेटमेंट है कि अगर मेरा सब एम्पायर खत्म हो जाए, अगर मैं 0 पे आ जाऊं और फिर से मुझे कुछ नया शुरुआत करना रहेगा, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग ही करूंगा। यह बिल गेट्स का स्टेटमेंट है। और इतने बड़े विवेक बिंद्रा जो मोटिवेशनल ट्रेनर है, उन्होंने वीडियो में बोला कि मेरा बेटा कल जब कोई कैरियर बनाने के बारे में सोचेगा, तो मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग ही चुनने के लिए बोलूंगा। ये बड़े बड़े लोगों का स्टेटमेंट है। आज 26 यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोर्स आ चुका है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। ये हम लोग उस कोर्स का फीस नहीं ले रहे, फ्री में बता रहे हैं। वो बच्चे जब कल पढ़ेंगे, लिखेंगे, बाहर आएंगे, जैसे लोग एमबीए करके बाहर आते हैं, वो आएंगे तो किसके पास आएंगे?
जो डायरेक्ट सेलिंग में एक हिस्ट्री क्रिएट किए रहेंगे, जिनको एक्सपीरियंस होगा, जो एक अचीवमेंट ले चुके होंगे, ऐसे लोगों के पास जाएंगे और बोलेंगे कि सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आपके साथ काम करना चाहता हूं और आपके जैसा यहां पे सक्सेस पाना चाहता हूं, अपना कैरियर डायरेक्ट सेलिंग में बनाना चाहता हूं। वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा सर। और ये बताइए कि आज अगर बैंक का वैकेंसी निकलता है 100 पोस्ट के लिए, फॉर्म कितना भराता है? 2 लाख। 2 लाख। और नौकरी कितने को मिलता है? 100। 100। सबके पास पैसा है कि ऐसा होटल, बिल्डिंग, शोरूम सब बना लेंगे? पॉसिबल नहीं है सर। इस लॉकडाउन में कितने का नौकरी गया, कितने का बिजनेस गया, कितने का धंधा चौपट हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? बिजनेस तो गवर्नमेंट से नहीं चल पा रहा, बोल रहा है कि कोयला हम कर देंगे प्राइवेट, एयरलाइंस कर देंगे प्राइवेट, कौन कौन डिपार्टमेंट सब बोल रहे हैं कि हम कर देंगे प्राइवेट, हमसे नहीं संभल रहा है। हाँ, आप बताइए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों भाई, लगभग बंटवारा बराबर हुआ था, लगभग। लेकिन सोचिए, जो अरबपति खरबपति अनिल अंबानी, आज उसका क्या हाल है? दिवालिया का फार्म भरा, मैं दिवालिया हो गया हूं, मेरा खर्चा भी मेरी वाइफ चला रही है, गहने बेच बेच के मैं केस लड़ रहा हूं, आज वो पोजीशन में आ गया। तो बिजनेस भी इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन एक बात बताइए, क्या अगर इस बिजनेस को आप शुरू कर देते हैं और थोड़ा देर के लिए अगर आप फेल हो जाते हैं तो कितना लाख का नुकसान हो जाएगा? कितना बड़ा रिस्क है। और अगर इस बिजनेस को आप शुरू कर देते हैं और ऐसे मीटिंग ट्रेनिंग में आके सीखना चालू करते हैं और फील्ड में जाके लोगों को बताना चालू करते हैं, और अमरेश सर, शैलेश जी, मनोज जी और मेरे जैसे 2-4 लोग मिल जाते हैं गलती से, मुझे पता था नहीं था 5 साल 6 साल पहले कि अमरेश सर मेरे साथ जुड़ेंगे, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जिनको मैं खुद 10 लाख रुपया दिया अपने टीम को ट्रेन करने के लिए, तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन वो मेरे साथ जुड़ेंगे। तो आज आपको पता है आपके साथ कौन जुड़ेगा। और गलती से हम जैसे 2-4 लोग आपके साथ जुड़ गए और गलती से आप क्राउड प्रेसिडेंट बन गए और गलती से 20 लाख रुपया कमा लिए और गलती से BMW आ गया, तो कौन जाता है कि नहीं? बोलते मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, नादान वो है जो घर से निकले ही नहीं। ये सर नो। तो अगर आप IMC में कदम रख दिए तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों चेयरमैन बन ही जाएंगे, लेकिन जो ऐसा हाथ बांध के और उदासी चेहरा लेके घर चले जाएंगे, उनका चेयरमैन बनने का कोई संभावना नहीं है। हाँ, यस और नो, है कि नहीं? तो जिंदगी में हमें कुछ अगर हासिल करना है, कुछ पाना है, तो हमें एक फैसला लेना पड़ता है। हमें एक फैसला लेना पड़ता है कि यस, मुझे जिंदगी बदलना है कि नहीं बदलना है। शिव खेड़ा एक बात बोले हैं कि जीवन में अगर आप वही करते रहेंगे जो करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो मिलते आया है। कोई बदलाव? तो जीवन में अगर आपको कुछ नया चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए और कुछ बड़ा चाहिए, तो आपको भी कुछ नया और कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कमाना चाहते तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो बहुत समय हो गया और मैं भी थोड़ा सा जोश में आ गया बात करते करते, क्योंकि आप ऑडियंस इतने बढ़िया थे, इतना बढ़िया, एक भी आदमी उठे नहीं, हिले नहीं, किसी का फोन नहीं बजा, तो मुझे भी मजा आने लगा। तो दोस्तों, मैंने एक कसम खाया है कि 2021 में मुझे 1000 लोगों को चेयरमैन बनाना है, और मैं चाहता हूं कि उस 1000 में से 100 चेयरमैन जमशेदपुर से हो। मैं वो चाहता हूं। कितने लोग चेयरमैन बनना चाहते हैं? अच्छा, एक चीज सुनिए, जब क्या होता है ना, जब हम कुछ भी बोलते हैं कि मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं कार लेना चाहता हूँ, है ना, मैं विदेश घूमना चाहता हूँ, और जब ऐसे हाथ उठाते हैं ना, तो आप सामने वाले और अगल बगल को तो बताते हैं, इनडायरेक्टली आप वो परम पिता परमेश्वर को भी बताते हैं, यस मैं चाहता हूँ, है ना। और वो कुछ उनको नहीं आता, उनको एक ही बात आता है, एक ही चीज वो बोलते हैं। हम लोग रामायण भारत में देख लिए, तथास्तु बोलते हैं। सिर्फ क्या बोलते हैं? तथास्तु बोलते हैं। तो जैसे आप बोलते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, चेयरमैन बनना चाहता हूँ और जीवन में कामयाब होना चाहता हूँ, तो उनके मुंह से एक ही चीज उसी समय निकलता है, क्या? और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं क्या करेंगे अमीर बन के, तभी उनके मुंह से वही निकलता है, अच्छा रहा बेटा तू वही रहा। तो चाहत पहले होनी चाहिए हमारे अंदर कि मैं चाहता क्या हूं, ये सब नो है कि नहीं। तो एक स्टोरी के साथ 2 मिनट एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा और इसके बाद इसको मैं वाइंड अप करूंगा। आप लोग बहुत बार सुने होंगे, लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज है इस स्टोरी के अंदर, इसके लिए मैं
आपसे दोबारा शेयर करना चाहता हूँ। एक गांव था, उस गांव में एक मंदिर था और मंदिर में एक पुजारी थे और वो पुजारी शिव जी का बहुत बड़े थे, बहुत बड़े भक्त थे। दिन रात पूजा अर्चना करते थे, 24 घंटा लीन रहते थे और पूरा भक्ति भावना के साथ वो पूजा करते थे। अचानक क्या हुआ है, एक दिन उस गांव में एक नदी था, उसमें बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया तो पूरा गांव में पानी आ गया। पानी जब आ गया तो गांव में भगदड़ मच गया। लोग अपना मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस सब लेके और बोरिया बिस्तर जितना समेट सकते थे समेट के दौड़ना चालू कर दिया ऊंचाई की ओर। अच्छे जगह पे वो लोग जाना चालू कर दिए, हाहाकार मच गया। तो जब लोग दौड़ लगा रहे थे तो देखे कि मंदिर के अंदर जो पुजारी जी थे वो शिव जी का आराधना में लीन थे। लोग उनके पास गए, बोले कि पुजारी जी जल्दी 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 चलिए, हमारे साथ गांव में बाढ़ आ गया। वो बाहर निकले, बोले हाँ बाढ़ तो आ गया, तो चलो चलिए चलिए पुजारी जी, नहीं तो आप डूब जाइएगा। बोले यार तू टेंशन मत ले। पुजारी जी क्या बोले, तू टेंशन मत ले, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ शिव जी का, वो मुझे बचा लेंगे, तुम लोग को जाना है जाओ। वो हिले नहीं वहां से। पूरा गांव खाली हो गया। अब जब गांव खाली हो गया 2-4 घंटे के बाद कुछ नौजवान एक नाव लेके ढूंढना चालू किए। कोई रह तो नहीं गया, कोई फंस तो नहीं गया, और ढूंढते ढूंढते गए कि पंडित जी जो है वो मंदिर के अंदर फंसे हुए। वो लोग नाव लेके गए और बोले कि पंडित जी आपको, पुजारी जी आपको पता नहीं है गांव में बाढ़ आ गया है, चलिए जल्दी नहीं तो डूब जाएगा। बोले यार तू टेंशन मत ले, मैं कितना बड़ा भक्त हूं, तू तेरे को पता नहीं है, शिव जी आएंगे मुझे बचा लेंगे। वो लोग उनको मनाते रहे लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। पानी बढ़ता गया, थक हार के वो नाव लेके चले गए। कुछ देर के बाद जब पानी और ऊंचा हो गया, ऊपर आ गया, तब पुजारी जी क्या किए, मंदिर से निकले और ऊपर मंदिर का जो छत होता है, जो गुंबद, वहां पे जाके और घंटी को पकड़ के खड़ा हो गए। शाम हो गया, तब तक एक डक 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 करते हेलीकॉप्टर आना चालू हो गया। हाँ, हेलीकॉप्टर से होता है ना कि कोई कहीं ऊंचा जगह पे फंसा है, वो बचाने के लिए। वो देखे कि मंदिर के ऊपर एक पुजारी जी, वो उसको पकड़ के खड़ा है। ऊपर से रस्सी फेंका गया और वो लोग चिल्लाए, पुजारी जी पकड़िए पकड़िए जल्दी पकड़िए, पानी आपका ऊपर तक आ गया है, आप बचिएगा नहीं। बोले यार तू टेंशन मत ले। क्या बोला, कौन बचाने आएगा, शिव जी, मैं कितना बड़ा भक्त हूं तेरे को पता नहीं है। और वो कितना हेलीकॉप्टर मंडराते रहा लेकिन वो रस्सी नहीं पकड़े। और उसके बाद पानी और जब ऊंचा हो गया तो डायरेक्ट जो क्या हुआ कि वो पहुंच गए शिव जी के पास, है कि नहीं, वहीं पहुंचना था ना आके, तो पहुंच गए। वहां पे पहुंचे तो शिव जी सामने नजर आए, हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मैं आपका इतना बड़ा भक्त, मैं आपके ऊपर इतना विश्वास किया, सारे लोग आए, मैं सबको बोला मैं शिव जी का इतना बड़ा भक्त हूं, मुझे बचाने आएंगे, पर वो आप क्यों नहीं आए बचाने। बोले अरे मूर्ख पुजारी, तेरे को मैं बचाने नहीं आया। वो पहले 8-10 गांव वाले को कौन भेजा था तेरे पास, तू माना नहीं माना। उसके बाद तू, तेरे ऊपर फिर तरस आए, तू इतना बड़ा मेरा भक्त था, तेरे पास में नाव लेके भेजा कि नहीं, बताओ। तो आए थे नाव वाले, बोले हाँ प्रभु। तू बैठा उस पे, नहीं प्रभु। उसके बाद जब तू नहीं बैठा, तू और पागलपन किया, जब छत पे गया तो मैं हेलीकॉप्टर भेजा कि नहीं तेरे लिए, भेजा कि नहीं, बोल। तो तेरे को क्या लगता मैं प्रकट होऊंगा तेरा हाथ पकड़ के और तेरे को उस जगह पे लेके जाऊंगा। तो इसी तरह हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम चलते हैं ना, ऊपर वाला उस प्रॉब्लम का निदान के लिए किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में भेजते हैं मेरे को। हमें वो पुजारी के जैसा अंधा नहीं बनना है, बल्कि आंखों को खुला करके उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना पड़ेगा। आज से 5.5 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था, और जिस दिन मुझे मिला था ना, मेरे साथ 5-6 लोग और प्लान देख रहे थे। बोले ना खरमास का महीना हम लोग कोई नया काम नहीं करते। मुझे समझ में नहीं है खरमास क्या होता है। मैं बोला ज्वाइन कराओ यार, मेरे को खरमास उरवास मुझे पता नहीं। अब बताइए खरमास में ज्वाइन कर करके 7 करोड़ 72 लाख रुपया आ जाता है, तो ऐसा खरमास हमेशा ये सब नो है। तो किसी को खरमास, तो किसी का शनिवार, तो किसी का मंगलवार, तो किसी का कुछ, तो किसी का कुछ। अरे भैया कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से हो सकता है, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो खरमास पे ज्वाइन करके 7 करोड़ 72 लाख रुपया कमाए। बोले शनिवार को ना कार नहीं लेना पड़ता है, नहीं लेना चाहिए। मैं तो BMW लिया शनिवार के दिन, हाँ आराम से चल रहा, मस्त टकाटक चल रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जब BMW आया तो 10 लाख और पेमेंट बढ़ेगा, सब देख के पागल हो गए। हाँ अभी BMW शनिवार, फॉर्च्यूनर बुलाएगा शनिवार को, मैं शनिवार को ही जाऊंगा। अच्छा बोलते ना मंगलवार को दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए,
शनिवार को नहीं, मैं तो मंगलवार, शनिवार, सोमवार, बुधवार हर दिन दाढ़ी बना बना के 7,72,00,000 कमा लिया है कि नहीं? हाँ, तो मेरा ऐसा सिस्टम रहता है। तो हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपके ऊपर कोई ऐसा ब्लेसिंग दिया है। आज बहुत सारे लोगों को बुलाया गया होगा, यस और नो, लेकिन किसी के पेट में दर्द हुआ होगा, किसी के घर में कोई आया होगा, किसी का कोई तबीयत खराब हो गया होगा, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, वो आना तो चाहता था लेकिन वो आ नहीं पाया, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी, इसलिए आपके पेट में दर्द नहीं हुआ, आपके साथ कोई ऐसा चीज घटना नहीं घटा और आप इस हॉल में बैठे और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको देखने का मौका मिला। लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, यस और नो। अगर नो लेते हैं तो कोई बदलाव नहीं, और यस लेते हैं तो हो सकता है अगले 6 महीना 1 साल में आप चेयरमैन बन के वहां से उठ के यहां पे आए, ये पॉसिबल है। तो 2 लाइन के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा। चूंकि 100 लोगों को चेयरमैन बनाना है मुझे जमशेदपुर से और 1000 पूरे टीम से, तो मैं थकने वाला वो रुकने वाला नहीं हो, मैं लगातार काम करूंगा। और जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो मीटिंग करना हो, चाहे सेमिनार करना हो, चाहे ट्रेनिंग करना हो, चाहे IBM करना हो, चाहे SUP करना, चाहे किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम, मैं हमेशा जमशेदपुर आता रहूंगा। कमर आप कस लीजिए, और जो भी आप मिशन IMC के लिए बनाए हैं और जो नए लोग हैं वो आज से एक पॉजिटिव डिसीजन लेके एक मिशन बना ले कि मुझे भी आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं जीना है, मुझे भी खास लोगों की तरह जिंदगी जीना है, मुझे भी अमीर बनना है और कामयाब होना है। और जो गरीबी का चेन है, जो मेरे पिताजी गरीब, दादाजी गरीब, उनके दादाजी गरीब, ये जो गरीबी का चेन आ रहा ना, वो कड़ी को मैं यहाँ पे तोड़ूंगा और मेरे बाद जो जनरेशन आएगा ना, मैं अमीर, मेरा बेटा अमीर, मेरा पोता अमीर और आने वाला हर जनरेशन अमीर हो, मैं इस मिशन के साथ काम करूंगा। ये सोच लेके काम करिए। तो 2 लाइन के साथ मैं यहाँ पे अपना समापन करूंगा कि गम न कर, जिंदगी बहुत बड़ी है, गम न कर, जिंदगी बहुत बड़ी है, तकदीर तुझसे मिलने खुद यहाँ खड़ी है, एक बार IMC में दिल लगा के तो देख मेरे दोस्त, ये महफिल भी तेरे लिए ही सजी है।